TensorFlow Lite on मोबाइल ऑन एंड्रॉयड के थ्रू हम कैसे TensorFlow Lite को यूज़ करके इमेज क्लासिफिकेशन कर सकते हैं। तो उसमें सबसे पहले हमारा जो आज का एजेंडा होगा वो सबसे पहले बेसिक कुछ मशीन लर्निंग और कंप्यूटर विजन के बारे में ओवरव्यू देंगे। फिर उसके बाद कन्वोल्यूशन न्यूरल नेटवर्क के बारे में, और थर्ड नंबर पे होगा बिल्डिंग डीप लर्निंग मॉडल यूजिंग टेंसरफ्लो एंड केरस। केरस और टेंसरफ्लो को यूज़ करके हम कैसे एक मॉडल डेवलप करते हैं। और लास्ट जो एजेंडा होगा डिप्लॉइंग द मॉडल टू एंड्रॉयड ऐप यूजिंग टेंसरफ्लो लाइट। और टेंसरफ्लो लाइट के लाइब्रेरीज को यूज़ करके हम कैसे उसके मॉडल को यूज़ करके कैसे हम मोबाइल एप्लीकेशन बना सकते हैं। सो फर्स्ट मशीन लर्निंग और मशीन लर्निंग क्या है? तो मशीन लर्निंग जो है वो एक सब फील्ड है ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो सबसे पहले आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज द ब्रॉड डिसिप्लिन ऑफ क्रिएटिंग इंटेलिजेंस मशीन। मतलब ये कि एक इंटेलिजेंट मशीन क्रिएट करने के लिए, बनाने के लिए यूज होता है। तो बेसिक प्रोग्रामिंग, नॉर्मल प्रोग्रामिंग और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में क्या फ़र्क है कि हम नॉर्मल प्रोग्रामिंग में एक प्रोग्राम लिखते हैं तो हर एक चीज़ के लिए एक कोड लिखी होती है हमने कि हाँ ये काम करने के लिए हमने इफ एल्स कंडीशंस या लूप वगैरह वो चीज़ें सारी यूज़ होती हैं। लेकिन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में क्या है कि जैसे एक बच्चा होता है कि मतलब उसमें स्टार्ट में वो इन्वायरमेंट को देख के वो चीज़ें सीखता है। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी हमने कंप्यूटर को ऐसे बनाना है कि वो खुद चीज़ों को देख देख के, सुन सुन के, देख देख के और राइटिंग के थ्रू उसको जो भी मिलता है तो वो उससे सीख जाए। तो उसके बाद मशीन लर्निंग जो है वो एक सब फील्ड है ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस दैट कैन लर्न फ्रॉम एक्सपीरियंस, जो अपने पास्ट एक्सपीरियंस से सीख रहा होता है। और जो डीप लर्निंग है, जो इमेज रिकग्निशन के लिए जो फील्ड है वो है डीप लर्निंग, अ सिस्टम दैट लर्न्स फ्रॉम एक्सपीरियंस ऑन लार्ज डेटा सेट यूजिंग डीप न्यूरल नेटवर्क्स। तो जो डीप लर्निंग है उसमें क्या है कि जो पास्ट एक्सपीरियंस से होता है लेकिन वो डाटा बहुत ज़्यादा होता है, वो लार्ज डाटा से सीख रहा होता है। मतलब जैसे इमेजेस उसको मिल रही थी तो इमेजेस की पिक्सेल्स उसको मिलती हैं, तो बहुत ज़्यादा लार्ज डाटा उसको मिलता है, उससे वो सीख रहा होता है। तो इसमें इसकी जो मशीन लर्निंग है उसकी 3 सब फील्ड्स हैं। एक सुपरवाइज्ड लर्निंग होती है, एक अनसुपरवाइज्ड लर्निंग और एक रीइंफोर्समेंट लर्निंग होती है। सुपरवाइज्ड लर्निंग में क्या होता है कि उसको इनपुट्स मिलती हैं और लेबल्स मिलती हैं, और उस बेस के बिना पे वो उसको उन इनपुट्स के बिना पे वो ट्रेन करके वो आउटपुट दे रहा होता है। और अनसुपरवाइज्ड लर्निंग में ये है कि उनको कोई इनपुट जो है वो एक नॉन स्ट्रक्चर्ड डाटा उनको मिलता है, और उसकी बिना पे वो मतलब वो क्लस्टरिंग के थ्रू करके वो आउटपुट आपको दे देता है। और तीसरा है रीइंफोर्समेंट लर्निंग। रीइंफोर्समेंट लर्निंग जो है वो रिवॉर्ड बेस्ड सिस्टम होता है। मतलब ये कि अगर आपने उसको इनपुट दिए और वो उस बेस पे एक आपको अगर रिजल्ट देगा और उस पे हम उसको कहेंगे कि हाँ ये अपनी सही आंसर की है, तो उसको एक मतलब उसको पता चल गया कि हाँ ये एक रिवॉर्ड उसको मिल गया। तो ये उस इस मैकेनिज्म के थ्रू वो लर्निंग कर रहा होता है। तो मशीन लर्निंग प्रोसेस क्या है? तो मशीन लर्निंग में सबसे पहले उसको डाटा मिलता है, आइडेंटिफाइज रेलेवेंट डाटा सेट्स एंड प्रिपेयर देम फॉर एनालिसिस। उसको डाटा एक डाटा मिलता है और उसको एनालिसिस के लिए तैयार करते हैं। चूज द टाइप ऑफ मशीन लर्निंग एल्गोरिदम, उसके बाद हम उसको मतलब ये कि आपने मशीन लर्निंग का कौन सा एल्गोरिदम उस पर यूज करना है। और बिल्ड एन आइडेंटिकल मॉडल बेस्ड ऑन द चूजन एल्गोरिदम, और उस एल्गोरिदम को यूज करके आपने एक मॉडल क्रिएट करना होता है, और फिर उस मॉडल को ट्रेन करना होता है, ट्रेन द मॉडल ऑन द टेस्ट डेटा। फिर उसको टेस्ट डेटा देते हैं, उसके बिना पे वो उसको ट्रेन कर लेते हैं, और फिर रन द मॉडल ऑन द जनरेटेड स्कोर्स एंड अदर फाइंडिंग्स। तो उस मॉडल मतलब रियल इन्वायरमेंट में जाके उसको डाटा देते हैं तो वो उस पर अपनी आउटपुट्स दे देता है। सो फिर उसके लिए टेंसर फ्लो एक डीप लर्निंग की लाइब्रेरी है। मतलब ये कि मशीन लर्निंग एक मोबाइल एप्लीकेशन के लिए मशीन लर्निंग की के मॉडल्स यूटिलाइज करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि इसमें
प्रोसेसिंग बहुत ज़्यादा होती है। तो उसके लिए टेंसरफ्लो ने क्या किया है कि एक एपीआई बना दी। एपीआई क्या है कि मतलब ये टेंसरफ्लो सिर्फ मोबाइल के लिए यूज़ नहीं होती, ये एम्बेडेड सिस्टम्स के लिए भी यूज़ होती है, और जो एक्सटेंडेड सिस्टम्स है सर्वर्स पे, उन पे भी यूज़ होती है। तो उन्होंने ये पेज चेंज नहीं होता है, सिर्फ बस पेज शो हो रहा है। मुदस्सिर आपकी ऊपर मूव नहीं किया? सर मैं अभी फिफ्थ स्लाइड पे हूँ, 9th स्लाइड पे हूँ। लेकिन ये तो अभी फर्स्ट पेज ही डिस्प्ले हो रहा है। ये सिर्फ फर्स्ट पेज ही शो हो रहा है। सर हमें तो वो भी डिस्प्ले नहीं हो रहा। सर हमें वो भी नहीं शो हो रहा सर, बिल्कुल वो पहला। सर मैंने सर हमें फर्स्ट कुछ भी नहीं शो हो रहा। आप इसको दोबारा रीशेयर करो अनशेयर करके। अभी शो हो रहा है। लेट इट। नो सर। अभी वो कोशिश कर रहा है शेयर होने की। सर पहले भी ऐसे ही हो रहा था। अभी भी नहीं हो रहा। आपकी साइड पे इंटरनेट की सिचुएशन क्या है? इंटरनेट सही है सर, यहाँ पे ये 8 MB है। फिर तो होना चाहिए। हो रहा है ना सर? मेरे पास भी नहीं अभी तक आया। किसी के पास डिस्प्ले हुआ? स्क्रीन शो हो रही है अगर आप सर पूरी स्क्रीन शो हो रही है। क्या पेज है ना सर ब्लैंक स्क्रीन शेयर हो रही है, मतलब कंटेंट शेयर नहीं हो रहा। सर स्क्रीन शो हो रही है जो क्रोम पे कुछ पेजेस सेव हो रहा है, मशीन्स ओपन की हुई। मेरे पास तो वो भी नहीं हो रही। मैंने इंटायर स्क्रीन शेयर किया हुआ है। हाँ मेरे पास तो वो भी नहीं हो रही। ऐसे ही है, किसी के पास हो रही है किसी के पास नहीं हो रही। तो हम सबके इंटरनेट का मसला है। तो ये अपलोड कर लूँ अब, या अपलोड से नहीं हाँ होगा? अपलोड कर लो, फिर वो हर कोई अपने पास उसको खोल के देख लेगा। फाइल टाइप isn't supported. मेरे पास यहाँ पे एक नोटिफिकेशन आ रही है, योर स्टेटस इज सेट टू डू नॉट डिस्टर्ब। तो इससे तो क्यों डू नॉट डिस्टर्ब? मेरे पास तो ऐसा कुछ नहीं आता। ये फर्स्ट टाइम मैं देख रहा हूँ या सुन रहा हूँ। आपने फाइल अपलोड की? वो फाइल सपोर्ट नहीं कर रहा। पीडीएफ फाइल नहीं है? पीडीएफ फाइल सपोर्ट नहीं कर रहा। ये कैसे हो सकता है? तो सर मैं अभी दोबारा ट्राई करता हूँ। चैट के अंदर जैसे हमारी सर चैट में पीडीएफ अपलोड कर दें। हाँ चैट में उधर से चैट को क्लिक करें। ठीक है। और वहाँ पे आप पीडीएफ जो फाइल है उसको अपलोड कर दें। ये हो रहा है?
सर फाइल सेलेक्ट तो कर ली। सर किसी को मेल कर दें तो वो शेयर कर देगा व्हाट्सएप पे। अपलोडिंग। चैट में अपलोड कर रहे हैं। चैट में हो गई अपलोड जी, tensorflow.pdf, ठीक है। सो अगर ये शेयर नहीं कर रहा तो आप एंड्रॉयड इन्वायरमेंट कैसे शेयर करोगे? सर मैं इंटायर स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, पता नहीं आई डोंट नो व्हाई क्यों नहीं कर रहा है। नहीं चल तो रहा है ना, जैसे अब आप ऐसे शेयर कर रहे हो, ये कर रहे हो, चलो ठीक है, इट्स ओके सर। यू जस्ट हैव टू अभी लेक्चर ये तो करो ना, टॉक कंप्लीट करो, जस्ट बताओ कि अब आप कौन सी स्लाइड के ऊपर हो। ठीक है सर। ठीक है, सर आई एम तो ऑन स्लाइड नंबर 8 and 9। so I would say you should start from ML concepts स्लाइड नंबर, वैसे आप नंबरिंग भी नहीं की हुई स्लाइडों की हैं, स्लाइड नंबर 4। ठीक है सर, ओपन हो गया। हाँ जी, आई होप कि सबके पास ओपन हो गई है ना। यस सर। ठीक है, स्लाइड नंबर 4 से स्टार्ट करें। ओके सर। सो मैं कॉन्सेप्ट के बारे में बात कर रहा था, तो उसमें इसमें सबसे ब्रॉडर टर्म जो है वो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस नॉर्मल प्रोग्रामिंग से इस तरह डिफरेंट है कि मतलब नॉर्मल प्रोग्रामिंग में हम एक कोड करते हैं, हर एक उसके लिए सिमेंटिक के लिए एक कोड करते हैं। मतलब ये कि उसमें इफ एल्स कंडीशंस होती है, लूप्स वगैरह होते हैं, कि मतलब ये कि आप कोई मतलब एक नई चीज़ करने के लिए एक कोड करना पड़ता है उसके लिए। लेकिन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में आपने क्या करना है कि मतलब जैसे एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग होता है कि मतलब वो चीज़ों से सीख रहा होता है, तो इस तरह सिस्टम को भी इस काबिल बनाना होता है कि वो नई चीज़ें सीख ले। तो दिस इज द डिसिप्लिन ऑफ क्रिएटिंग इंटेलिजेंस मशीन्स। So, and machine learning is a subfield of artificial intelligence that can learn from past experience. वो अपने past experience से सीख रहा होता है। और डीप लर्निंग जो है जो कि एक सब फील्ड है मशीन लर्निंग दैट लर्न्स फ्रॉम द एक्सपीरियंस ऑन लार्ज डाटा सेट्स, जो कि एक लार्ज डाटा सेट्स के डाटा पे वो वर्क करके उसको प्रोसेस करके आपको आउटपुट्स देता है, और वो लर्न कर रहा होता है यूजिंग डीप न्यूरल नेटवर्क्स। अच्छा, तो मशीन लर्निंग की 3 टाइप्स हैं। एक है सुपरवाइज्ड लर्निंग, एक है अनसुपरवाइज्ड लर्निंग, और एक है रीइंफोर्समेंट लर्निंग। जो सुपरवाइज्ड लर्निंग है उसमें हम इनपुट डेटा एज इनपुट उसको देते हैं, और उसमें उसको लेबल्स भी दे रहे होते हैं। मतलब ये इमेज लाइक दिस इमेज इज ऑफ डॉग, दिस इज ऑफ कैट, तो उसको लेबल्स भी दे रहे होते हैं और उसको डाटा भी दे देते हैं, और ये इमेजेस हैं और उसकी ये कैटेगरीज हैं, तो उसको कैटेगरीज दे देते हैं। फिर उसको वो उस पर ट्रेन हो जाता है, उसको ट्रेन करके एक मॉडल क्रिएट कर लेता है, और फिर उसको आपको आप इसको इमेज देंगे एक टेस्ट के तौर पर, तो वो आपको आउटपुट दे देगा और आपको बता देगा कि हाँ ये जो इमेज है वो इस कैटेगरी से बिलोंग करता है। और दूसरा है अनसुपरवाइज्ड लर्निंग। जो अब अनसुपरवाइज्ड लर्निंग है उसमें ये कि जो डाटा होता है वो नॉन स्ट्रक्चर्ड होता है, उसमें लेबल्स नहीं होते। मतलब आपको एक डेटा दे देते हैं और उस डेटा की क्लस्टर्स बना के आपको दे देता है, और उसको उसकी क्लासिफिकेशन कर देता है कि मतलब हाँ ये
इससे अलग है, ये इससे अलग है, ये इससे अलग है, और आप उसको एक नई इमेज जो आप उसको दे देते हैं तो वो उसमें से एक उसमें डाल देता है कि हाँ ये मतलब ये इस क्लस्टर का हिस्सा है या इस क्लास का हिस्सा है। और जो तीसरा है वो है रीइंफोर्समेंट लर्निंग। रीइंफोर्समेंट लर्निंग में क्या है कि आप एक रिवॉर्ड बेस्ड सिस्टम है कि मतलब ये कि वो एक डाटा पे मतलब आप उसको एक डाटा दे देते हैं, वो आपको रिजल्ट दे देता है, वो आप उस रिजल्ट के बेस पे उसको बता देते हैं कि हाँ नहीं ये आपने ये सही किया है या ये आपने गलत ये जो आंसर किए गलत किए। तो उस बेस पे वो लर्न करता है और वो इम्प्रूव करता है। ये तीनों जो प्रोसेसेस हैं ये एडिटिव प्रोसेस हैं, मतलब एक दफा नहीं चलते, ये एडिटिव प्रोसेस हैं, बार बार चल रहे होते हैं। कि मतलब ये कि सुपरवाइज्ड लर्निंग है या अनसुपरवाइज्ड लर्निंग या रीइंफोर्समेंट, तीनों जो है उसमें कि आपको उसको डेटा देते हैं, उसको उस मॉडल को ट्रेन करते हैं और वो आपको आउटपुट देता है। फिर आप उसको टेस्ट करते हैं कि हाँ ये किस लेवल तक मतलब उसका कॉन्फिडेंस कितना है और वो किस लेवल तक आपका जो आंसर है वो सही दे रहा है। फिर आप उसको और इम्प्रूव करते हैं उसकी एल्गोरिदम्स के थ्रू, या उसको जो आप डेटा देते हैं वो डेटा इम्प्रूव करते हैं, उसके एल्गोरिदम्स इम्प्रूव करते हैं, उस बेस पे आपको वो आउटपुट दे देता है और वो उसकी वो जो आउटपुट है वो इम्प्रूव हो रही होती है। और नंबर 7, द मशीन लर्निंग प्रोसेस। मशीन लर्निंग प्रोसेस क्या है? तो सबसे पहले हम मशीन लर्निंग में उसको एक डाटा देते हैं, उसके लिए डाटा प्रिपेयर करते हैं, प्री प्रोसेस करते हैं डाटा को। जैसे कि फॉर एग्जांपल आपको इमेजेस मिल जाती हैं तो उन इमेजेस को आप कैटेगराइज करते हैं कि हाँ ये इमेजेस इस क्लास से बिलोंग करती है, ये इमेजेस इस क्लास से बिलोंग करती है। फॉर एग्जांपल आपके आपके पास एक डाटा सेट है जिसमें बहुत सारे डॉग्स और कैट्स और फॉर एग्जांपल कार की इमेजेस हैं, तो आप उसको कैटेगराइज कर लेते हैं कि हाँ ये इमेजेस कार्स की हैं, ये डॉग की हैं और ये कार कैट की हैं। और फिर जब आप उसको वो डाटा देते हैं मशीन लर्निंग को, तो आप उसको पहले से बता देते हैं कि हाँ ये जो डाटा है ये कार की इमेजेस हैं, ये उसको लेबल्स भी दे देते हैं कि हाँ ये कैट की और एक ये डॉग की है। तो चूज द टाइप ऑफ मशीन लर्निंग और एल्गोरिदम। फिर आप अपनी चॉइस की बिना पे एक मशीन लर्निंग एल्गोरिदम चूज कर लेते हैं कि हाँ कौन सा मशीन लर्निंग एल्गोरिदम है जो इस सिनेरियो के लिए बेस्ट रहेगा। फिर उसके बाद बिल्ड एन एनालिटिकल मॉडल बेस्ड ऑन द चूज एल्गोरिदम। फिर उस एल्गोरिदम के बिना पे आप एक मॉडल क्रिएट कर लेते हैं। दिस ट्रेन द मॉडल ऑन टेस्ट डेटा सेट्स। फिर आपके पास जो डेटा सेट्स है उसमें फिर आप उसको ट्रेन कर लेते हैं और उसके बाद रन द मॉडल टू जनरेट द स्कोर्स एंड अदर फाइंडिंग्स। फिर उस मॉडल को रन करते हैं तो आपको पता चल जाता है कि उसकी क्या एनालिसिस है, मतलब ये कि आपकी जो रिजल्ट्स हैं वो कितनी हद तक सही है या कितनी हद तक सही नहीं है। तो मशीन लर्निंग एक मशीन लर्निंग के लिए जो मॉडल्स क्रिएट होते हैं, जो मॉडल आप ट्रेन करते हैं, तो इसमें प्रोसेसिंग बहुत ज़्यादा है। तो उसके लिए टेंसर फ्लो वालों ने क्या किया है, एक लाइब्रेरी क्रिएट कर दी है जो क्या करता है कि मतलब जो मशीन लर्निंग जो है उसको उन्होंने बहुत आसान कर दी है। मतलब आप चंद लाइंस ऑफ कोड्स के थ्रू आप मॉडल भी क्रिएट कर लेते हैं और फिर उसको ट्रेन भी कर लेते हैं और वो आपको आपके लिए एनालिसिस भी कर देता है। तो उसमें उन्होंने मतलब वो 3 एरियाज पे उन्होंने वो इसको वो किए डिप्लॉय किए। तो सबसे पहले ही वो सर्वर साइड पे कर लेते हैं। मतलब ये कि टेंसर फ्लो एक्सटेंडेड जो के नाम से जो है कि मतलब ये कि जैसे वेब के लिए जो यूज़ होता है, मतलब ये कि आप वेब एप्लीकेशंस यूज़ कर रहे हैं तो उसके लिए सर्वर बेस्ड उन्होंने मॉडल्स क्रिएट करने के लिए लाइब्रेरी दी है। और दूसरा है टेंसरफ्लो लाइट जो एम्बेडेड सिस्टम के लिए यूज़ होता है। जैसे फॉर एग्जांपल आप अपना मोबाइल यूज़ करते हैं या रास्पबेरी वगैरह, उनके लिए भी टेंसरफ्लो लाइट यूज़ होता है। और तीसरा जो है वो जावास्क्रिप्ट है, टेंसरफ्लो जावास्क्रिप्ट। जावास्क्रिप्ट में ये है कि आप उसको वेब के लिए यूज़ कर सकते हैं जावास्क्रिप्ट। तो एन ओपन डीप लर्निंग लाइब्रेरी। तो टेंसरफ्लो एक ओपन सोर्स डीप लर्निंग लाइब्रेरी है तकरीबन 1800 या इससे ज़्यादा के मतलब इसके कंट्रीब्यूटर्स हैं। C++ में बिल्ट है और ये गूगल वालों ने अब जो क्रिएट की है और इसका जो लेटेस्ट वर्जन है वो 2.0 है। और
इजी टू लर्न है फॉर बिगिनर्स एंड एक्सपर्ट्स, दोनों के लिए बहुत इजी, बहुत इजी है। मतलब मैंने खुद यूज़ किया तो मतलब ये कि उसका कोड जो कोलैब है उसमें फ्री आपको कोड भी मिल जाता है कि हाँ आप वहाँ पे आप उसको कोड स्निपेट में दे देते हैं कि हम मुझे फलां कोड चाहिए टेंसर फ्लो का, तो वो मतलब फ्री में आपको कोड भी मिल जाता है। सिर्फ आपने उसका क्या करता है, अपनी वेरिएबल्स देने होते हैं कि हाँ मेरे पास ये वेरिएबल्स है, यहाँ से आपने डाटा उठाने हैं, ये मेरे पास जो है वो कैटेगरीज हैं, ये मेरा डाटा है, ये मेरा डाटा सेट है, इसमें मेरी इतनी क्लासेस हैं, ये सारा डाटा आपने देना होता है और फिर वो आपका सारा कुछ मॉडल रन कर लेता है सारा कुछ। तो जो टेंसर फ्लो है उसका जो आर्किटेक्चर है वो कुछ यूँ है कि आप उसको एक इमेज डाटा सेट देते हैं, फिर वो उसको ट्रेन कर लेता है और उसको कुछ लेबल्स दे देते हैं, उसको वो ट्रेन करके एक CNN मॉडल के थ्रू ट्रेन कर लेते हैं, फिर सेव केरास मॉडल, फिर वो उस मॉडल को सेव कर लेता है, फिर वो उस मॉडल को जब सेव कर लेते हैं तो फिर उसको टेंसर फ्लो के थ्रू उसको टेंसर फ्लो लाइट में कन्वर्ट कर देते हैं। कि मतलब ये कि जो टेंसर फ्लो जो केरस का मॉडल है वो एक ह्यूज फाइल होता है जो जिसको रन करने के लिए जो एंड्रॉयड को रन करने के लिए बहुत टाइम लगता है कि उसको प्रोसेस करे। तो उसके लिए क्या करते हैं कि टेंसर फ्लो ने क्या किया, इसको कन्वर्ट करके टेंसर फ्लो लाइट में कन्वर्ट कर दिए। फिर उस फाइल को जस्ट आपको एक फाइल मिल जाती है, उसको आप अपने एंड्रॉयड डिवाइस में एज एसेट यूज कर सकते हैं। उसको एज एसेट यूज करके आपको मतलब है कि आप उसको फिर इमेज देते हैं, वो उस लाइब्रेरी को यूज करके उस मॉडल को यूज करके आपको आउटपुट दे देता है। तो बिल्ट मशीन लर्निंग मॉडल विद टेंसर फ्लो। तो जो मेरा जो डाटा सेट था वो तकरीबन 54,000 इस तरह की इमेजेस हैं। जो प्लांट विलेज डाटा सेट, ये एक ऑनलाइन डाटा सेट मिल जाता है आपको। मतलब ये और भी बहुत सारे प्लांट विलेज में और भी बहुत से डाटा सेट्स हैं, लेकिन जो मैंने ये उठाया ये वाला है। और इसमें 38 क्लासेस मींस 38 कैटेगरीज हैं, जो कि ये साइट पे मैंने इमेजेस दी हुई भी हैं। तो जो थर्ड जो हमारा एजेंडा है वो है कन्वोल्यूशन न्यूरल नेटवर्क। तो न्यूरल नेटवर्क क्या है? CNN is a feed forward neural network that is generally used to analyze। अब जो हम मशीन लर्निंग का प्रोसेस देख रहे थे ना, तो उसमें हम पढ़ रहे थे कि हमने कौन सा एल्गोरिदम सेलेक्ट करना है। तो उस कन्वोल्यूशन न्यूरल नेटवर्क एक एल्गोरिदम है जो कि क्या करता है कि आपको इमेजेस को लेके उसको प्रोसेस करके आपको आउटपुट दे देता है। मतलब कि उसको मॉडल क्रिएट करके आपको आउटपुट दे देता है। CNN is a feed-forward neural network that is generally used to analyze visual images by processing data with grid-like topology। जैसे grid-like topology इस तरह होती है जैसे आपके मैट्रिसेस होते हैं। मतलब आपकी इमेजेस हैं वो मोस्टली इमेजेस जो है वो पिक्सेल्स की फॉर्म में होती हैं, तो वो पिक्सेल्स की फॉर्म में कन्वर्ट करके उसका डाटा लेके फिर उसके साथ जो आपकी कैटेगरीज हैं, जो आपके लेबल्स हैं, उनको लेके फिर उसको प्रोसेस करता है, फिर आपको आउटपुट दे देता है। तो हाउ CNN रिकॉग्नाइजेस इमेज। तो CNN इमेजेस कैसे रिकॉग्नाइज करता है? जैसे ये एक रियल इमेज है तो उसको वो पिक्सेल्स में कन्वर्ट करके इस तरह 0 और 1 की फॉर्म में लेके आता है। इमेज रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ मैट्रिक्स ऑफ नंबर्स, तो उनको नंबर्स की फॉर्म में लेके आता है। तो मशीन जो न्यूरल नेटवर्क है वो डिफरेंट लेयर्स पे काम करता है। अगर आप कन्वोल्यूशन न्यूरल नेटवर्क देखेंगे तो उसमें जो स्लाइड नंबर 14 है उसमें है कि आप एक इनपुट देते हैं, उसमें आप देखेंगे 3 4 to 5 या इससे भी ज़्यादा कुछ वो होती हैं लेयर्स होती हैं। उस लेयर्स पे चल के आपको आउटपुट वो दे देता है कि मतलब आप इमेज देते हैं पिक्सेल्स की फॉर्म में, फिर फर्स्ट लेयर में जाता है, फिर सेकंड लेयर में जाता है, फिर थर्ड लेयर में, और जो उसका रिजल्ट है वो नेक्स्ट लेयर में वो भेजता जाता है। इस तरह वो लास्ट में आउटपुट आपको दे देता है। तो उसमें इन लेयर्स में सबसे पहले जो लेयर है वो है कन्वोल्यूशन लेयर ऑन स्लाइड 17।
तो सबसे पहला जो लेयर है वो कन्वोल्यूशन लेयर है, फिर रेलू लेयर है, फिर पूलिंग लेयर है, फिर फुली कनेक्टेड लेयर है जो CNN कन्वोल्यूशन न्यूरल नेटवर्क यूज करता है. A convolution layer has a number of filters that performs convolution operation. तो सबसे पहला जो लेयर है कन्वोल्यूशन लेयर ऑनलाइन ऑन स्लाइड 18, इसमें ये कि आपकी जो इमेज मिल जाती है उसमें वो एक फिल्टर के थ्रू उसको उससे फीचर्स निकालता है. सबसे पहले जो कन्वोल्यूशन लेयर है वो क्या करता है कि आप उस पर एक फिल्टर लगा देते हैं, जो पिक्सेल्स ऑफ इमेजेस हैं उस पर फिल्टर लगा के उसमें से वो फीचर्स निकाल लेता है. और जो दूसरा है रेलू लेयर क्या करता है, स्कैन इन मल्टीपल कन्वोल्यूशन रेलू लेयर्स फॉर लोकेटिंग फीचर्स. ये भी क्या करता है कि मतलब जो फीचर्स में से जो एक्स्ट्रा चीजें हैं वो भी निकाल लेता है. तो ये इमेज कुछ इस तरह फिर मतलब स्लाइड नंबर जो 20 है उसमें आप देखेंगे कि रेलू जो फंक्शन है, रेलू लेयर जो है वो इस तरह से इमेज को कन्वर्ट करके इसके फीचर्स निकाल लेता है और जो एक्स्ट्रा फीचर्स है उसको हटा देता है. और जो नेक्स्ट लेयर है वो पूलिंग लेयर है. पूलिंग लेयर क्या करता है कि मतलब जो आपके पास जो मैप आया हुआ है, रेक्टिफाइड फीचर्स जो आए हुए हैं उसमें से वो क्या कहता है कि उसमें से कॉर्नर्स और एजेस निकाल लेता है. तो उसके लिए वो क्या करता है कि उस मैट्रिसेस में से जो उस मैट्रिसेस में जो वो मैक्सिमम निकाल के आपको वो फीचर्स दे देता है जो स्लाइड नंबर 21 पे. और फुली कनेक्टेड लेयर क्या करता है कि जो बाकी जो 3 लेयर्स हैं उसमें से जो डेटा इसको मिलता है उसको उसमें से वो क्लासिफिकेशन करके वो आपको रिजल्ट दे देता है. तो फिर आगे आते हैं उस पे टेंसर फ्लो पे. तो टेंसर फ्लो अब मैं आपको कोड आपके साथ शेयर करता हूँ, एक लिंक. ये चैट में मैंने एक लिंक शेयर किया है, उसको जरा ओपन कर लें. लिंक ओपन होगे? हेलो हेलो यस सर, हो गया ओपन. ओके. टेंसर फ्लो जो मॉडल है, जो सबसे पहले हम मॉडल जो मॉडल हम ट्रेन करते हैं तो वो मॉडल को हम टेंसर फ्लो को यूज करके मॉडल को किस तरह ट्रेन करते हैं वो यहाँ पे जो आपने लिंक ओपन किया है colabresearch.google, ये गूगल का एक गूगल की लेबॉर्ट्री है. इसमें आप क्या करते हैं कि आपको जो आप पाइथन रन करते हैं ना, तो पाइथन के लिए आपको डिफरेंट लाइब्रेरीज वगैरह या अपने सिस्टम पे रन करनी पड़ती हैं. तो उसके लिए गूगल ने क्या किया है कि आपको एक फ्री मतलब एक हद तक फ्री लैब दे दी है कि आप उस पर उसको यूज करके आप जो पाइथन का कोड रन कर सकते हैं. तो पाइथन का जितना भी कोड है आप इस colab.research.google पे रन कर सकते हैं. जो अभी जो लिंक है ये colab का ही है.
इसमें क्या है कि जो अगर आप सबसे नीचे आएंगे तो इंपोर्टिंग द लाइब्रेरीज, आप सिंपल जो लेफ्ट साइड पे जो प्ले का बटन है ना, इस प्ले को बटन प्ले करेंगे तो इसका जो जितना भी इसके अंदर जो कोड, जो स्निपेट के अंदर जितना भी कोड है ये रन हो जाता है। और ये जीपीयू और मतलब जीपीयू और टीपीयू को भी यूज करने देता है। जीपीयू क्या है, मतलब ये कि ग्राफिकल, मतलब ये कि जीपीयू जो है वो ग्राफिकल ग्राफिकल प्रोसेसिंग यूनिट है, जो क्या करता है कि मतलब ये कि एक हाई लेवल प्रोसेसिंग करता है, कि मतलब वो ज्यादा प्रोसेसिंग कर सकता है जीपीयू जो है। उसके बाद नीचे जो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि लाइब्रेरीज को इंपोर्ट करते हैं। जैसे टेंसर फ्लो हब जो है, एक टेंसर फ्लो का हब है जिसमें सारा कोड रन होता है। उसके बाद नीचे आते हैं टेंसर फ्लो जो इसकी लाइब्रेरीज हैं वो इंपोर्ट होती हैं। ये सिंपल आपने प्ले का बटन प्रेस करना है तो ये सारा कोड खुद ब खुद रन हो जाता है। और उसके बाद जो नीचे है वेरीफाई टेंसर फ्लो वर्जन, प्रिंट वर्जन, ये सारा मतलब आपको बता देता है कि आप अभी कौन सा वर्जन अभी प्ले कर रहे हैं, रन कर रहे हैं। तो जो नीचे जो प्ले बटन के नीचे आपको वर्जन वो बता रहा है कि वर्जन ये है, ईगर मोड फॉल्स है, हब वर्जन ये है, जीपीयू इज नॉट अवेलेबल, मतलब ये कि कभी कभी वो अवेलेबल होता है कभी नहीं होता। तो मतलब ये कि तो इसमें आप इस कोड को आप लिख सकते हैं और रन कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमने क्या किया कि लाइब्रेरीज को इंपोर्ट किया, और फिर हमने वेरीफाई किया कि हमारा टेंसर फ्लो का वर्जन कौन सा है और जीपीयू यूज हो रहा है या नहीं यूज हो रहा। तो उसके नीचे सबसे पहले क्या करते हैं, लोड द डेटा, डेटा को लोड करते हैं। मतलब ये कि आपने आपकी इमेजेस कहाँ पड़ी हुई हैं, आपने इमेजेस कहाँ से उठानी है। तो इसके लिए आपने क्या करना है, जो कोड है मुदस्सिर, जी सर। मुझे सीख के आपने, अच्छा चल ठीक है, ओके गो ऑन। मेरे पास चीज़ें नहीं आ रही थी, इट्स ओके। आप शेयर क्या करने की कोशिश कर रहे हैं? सर मैंने वो लिंक शेयर की है, वो कोलैब का है जिसमें वो नहीं, आपकी स्क्रीन जल रही बुझ रही है, तो आई थॉट कि इसके अलावा भी कुछ और नई चीज़ शेयर कर रहे हो। ब्लिंक कर रही थी, मेरे नहीं पास सर, कुछ नहीं आया। अभी आपने कुछ शेयर किया हुआ है? यस सर, वो शेयर किया हुआ है चैट। चैट के अलावा? नहीं, बाकी स्क्रीन तो मेरा शेयर है, यस सर। स्क्रीन शेयर है, तो कितने % स्टूडेंट्स के पास स्क्रीन शेयर्ड स्क्रीन नज़र आ रही है? सर हमें स्क्रीन तो नजर नहीं आ रही, लेकिन सर मुदस्सिर साहब ने बोला था कि आप ये लिंक ओपन करें, तो उधर से ही हम देख रहे हैं लिंक ओपन करके सर। अच्छा चलें ठीक है। सो दोनों मुद्दसर ये क्या मसला है, लेकिन ये होना नहीं चाहिए। चलें ठीक है, ओके मुद्दसर कंटिन्यू करें। ओके सर। तो जो नेक्स्ट सेक्शन है वो लोड द डाटा। लोड द डाटा क्या है कि मतलब कि आपके पास जितनी भी इमेजेस हैं वो कहाँ पड़ी हैं और उसको कैसे आपने उठाने। मैंने अपनी इमेजेस अपनी ही ड्राइव पे रखी हैं, तो अपनी ड्राइव से इमेजेस उठाने के लिए ये कोड, मतलब ये कोड यूज होता है, फ्रॉम गूगल डॉट लैब इम्पोर्ट ड्राइव और ड्राइव डॉट माउंट। इस तरह अपनी ड्राइव को आप माउंट कर लेते हैं, और फिर नीचे भी आप इसी ड्राइव डॉट माउंट के थ्रू आप डाटा भी मतलब अपने ड्राइव से उठा सकते हैं और अपने ड्राइव में डाटा भी डाल सकते हैं। मतलब कि अगर आपने मॉडल क्रिएट कर लिया तो उस मॉडल की फाइल को आपने सेव करना है तो आप अपने ड्राइव पे उसको सेव कर सकते हैं। तो जो नेक्स्ट कोड है वो है प्रिपेयरिंग ट्रेनिंग एंड वैलिडेशन डाटा सेट। तो अभी आपने उसको फाइल का बता दिया कि हाँ ये मेरे पास डाटा सेट है। तो उसके बाद आपने उसको बताना है कि कौन सा डेटा मेरा ट्रेनिंग का डेटा है और कौन सा मेरा वैलिडेशन का डेटा है। तो आपने उसको वो फाइल्स पहले से कैटेगराइज की हुई हैं कि हाँ इस फाइल से मैंने ट्रेनिंग का डेटा उठाना है और वो इतनी फाइल्स हैं,
इमेजेस हैं, और दूसरा वैलिडेशन के लिए मैंने इतनी इमेजेस यूज़ करनी है, वो उसको पहले से बता देते हैं। और जो नीचे जो लास्ट में आप देखेंगे टोटल इमेजेस फॉर ट्रेनिंग, टोटल इमेजेस फॉर वैलिडेशन, उसको मतलब ये सारा कोड देखना पड़ेगा फिर आपको। उसको सिंपल आपने ये प्ले का बटन जो है उसको प्रेस करना है और आपको वो रिजल्ट दे देता है। लेबल मैपिंग, अब आपने उसको डेटा दे दिया, नेक्स्ट जो स्टेप है उसमें आप उसको लेबल दे देते हैं कि हाँ मेरे पास जो आपको डेटा मिला है उसमें मेरे पास लेबल्स कौन से हैं। मतलब ये कि मेरे पास जो लेबल्स थे वो है कि अब टोमेटो बैक्टीरियल स्पॉट लो, मतलब ये कि टोमेटो एक प्लांट है, उसमें एक बीमारी है बैक्टीरियल, जो डिजीज है वो बैक्टीरियल स्पॉट है। और दूसरा है टोमेटो बैक्टीरियल स्पॉट मीडियम, टोमेटो बैक्टीरियल स्पॉट लाइट, फिर इस तरह ये 36 38 कैटेगरीज हैं टोटल। फिर ये नीचे हब रन करने के लिए कोड है, और उसके बाद डेटा प्रोसेसिंग के लिए डेटा ऑगमेंटेशन जो है, डेटा प्रोसेसिंग। अब डेटा ऑगमेंटेशन क्या है कि आपके पास जो इमेजेस हैं वो नॉर्मली बहुत कम होती हैं। फॉर एग्जांपल कभी 3000 4000 या 5000 होती हैं। तो डेटा ऑगमेंटेशन क्या करता है कि आपकी इमेजेस को आपको फॉर एग्जांपल आपका एक इमेज है उसको एक लिफ्ट करके वो एक और इमेज क्रिएट कर लेता है, उसको डेटा को ऑगमेंट कर लेता है। मतलब कि हाँ अगर फॉर एग्जांपल एक प्लांट की इमेज है, उसको अगर आप उल्टा कर लेंगे तो भी वही प्लांट है। फॉर एग्जांपल टोमेटो प्लांट है, अगर उसको राइट साइड पे कर लेंगे तो भी वो एक टोमेटो प्लांट है, और अगर आप लेफ्ट साइड पे करेंगे तो भी वो टोमेटो प्लांट। तो उसको ये इस तरह से आपका डेटा सेट मल्टीप्लाई हो जाता है, मल्टीप्लाई बाय अच्छे से 4। मुदस्सिर, आपने कोई एग्जांपल यहाँ रखी है एक ही इमेज को 3-4 तरीकों से ऑगमेंट करके कैसे आप अपने डाटा सेट में, यानी कि उसको डाटा सेट को ऑगमेंट कर सकते हैं? कोई है ऐसी? क्योंकि आप कहते हैं जैसे 20% ओरिजिनल था, बाकी 40% आपने खुद ऑगमेंटेड डाटा सेट जनरेट किया। कोई एग्जांपल है उसकी, सर यहाँ पे एक ही एग्जांपल तो नहीं। इमेज की? वो बताते हुए ज़बानी इतना नहीं, लेकिन आई थिंक सो जब आप उसकी पिक्चर्स के साथ बताते हैं कि ये देखें ये चेंज है, तो ये इट बिकम्स मच क्लियरर एट दिस लेवल फॉर द सर डेटा स्टूडेंट्स। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो जो अब इमेजेस विजुअल तो नहीं है, लेकिन ये कि जो कोड यहाँ पे रन किया है तो फाउंड जो टोटल इमेजेस हैं वो 1831 है, और उसको ऑगमेंट करके वो जो मेरे पास इमेजेस आई हैं वो 3276 इमेजेस आई हैं। आपकी प्रेजेंटेशन में कहीं पे कुछ है ऐसी चीज़, कोई तस्वीर जिसको आप अभी ऑगमेंट करके बता दें कि ये ऑगमेंटेड कहानी है? नहीं, प्रेजेंटेशन में तो नहीं है सर। आई को उसमें तस्वीरें तो हैं, लेकिन फॉर एग्जांपल इफ वी मूव टू द लास्ट स्लाइड ऑफ द प्रेजेंटेशन, अब यहाँ पे जैसे आपके पास एक इमेज है, देख रहे हैं ना इमेज? एक कौन सी स्लाइड सर? लास्ट स्लाइड के ऊपर एक पत्ते का इमेज है मोबाइल ऐप के अंदर जो नजर आ रहा है। जी एवरीबडी कैन इज एट दैट स्क्रीन और एट दैट स्लाइड 32? सारों के सामने वो स्लाइड है ना? सो द क्वेश्चन इज हियर, जो ऑगमेंटेशन की बात कर रहे हैं। सर मैंने ये चैट में एक इमेज शेयर किया है, इसके थ्रू आप एक्सप्लेन कर सकते हैं। लेट्स सी। एक लिंक शेयर किया, उनको ओपन। अच्छा, सो हाँ ये दैट इज ओके, ठीक है। अब जब इमेज एनालिसिस होती है तो इमेज बेसिकली जो आपके पिक्सल्स होते हैं स्क्रीन के, उनको बेसिकली जो सॉफ्टवेयर या एल्गोरिदम होता है वो प्रोसेस कर रहा होता है। ये बात तो सबको समझ आ गई हुई है ना? इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है ना कि जब हम एक इमेज की एनालिसिस कर रहे हैं?
क्लियर टू एवरीवन ना कि इमेज एनालिसिस के वक्त टेक्निकली आपके इमेज का एक एक पिक्सल जो है वो एनालाइज हो रहा होता है। तो अगर ये दिस वन जो आपके पास बिल्ली की जो पहली पिक्चर है, अगर दैट इज वन ऑफ द मेन पिक्चर्स, अगर आप कहते हैं ये कैट की पिक्चर है, तो उसी से रिलेटेड ऑगमेंटेड डाटा सेट जनरेट करना मसला नहीं होता। तो उसी को आप डिफरेंट एंगल्स के ऊपर जब तस्वीर उतारेंगे, उसका एक मेन पार्ट की तस्वीर उतारेंगे, यानी कि आप कहें कि फेस का हिस्सा जिस सिर्फ लेते हैं, सो दैट इज बेसिकली द ऑगमेंटेड, आप कहें कि डाटा सेट की ऑगमेंटेशन हो रही है। तो इसी तरह जब हमारे पास कैन से ये जो इमेजेस हैं लीव्स के, तो अगर हमारे पास एक लीव की एक इमेज अगर आ रहा है तो हम उसको डिफरेंट एंगल से भी उस तस्वीर को अपने डाटा सेट में रख सकते हैं, बना सकते हैं आप। क्योंकि अगर कोई एक फार्मर उस डिजीज या कोई रिसर्चर यूज़ कर रहा है और वो उस तस्वीर के किसी डिफरेंट एंगल से उसकी तस्वीर उतारता है अपने मोबाइल के ज़रिए, तो जब उसने उसको मैच करना है, so that turns out to be it's technically it is something similar to the original image, जिसके साथ उसको कंपेयर करके आपका एल्गो आइडेंटिफाई करेगा कि इसको डिजीज है कि नहीं। तो अगर एंगल भी उसका चेंज हो जाता है, ज़रा सा साइड वाइज हो जाता है या इमेज ज़रा रोटेटेड हो जाता है, तो स्टिल इट इज़ गोइंग टू प्रोसेस इट एंड टेक इट, उसका जो लेबल होगा उसके मुताबिक उसको आइडेंटिफाई करेगा। ये बात सबको समझ आई है? एवरीवन रेज योर हैंड in the team meeting. I'm waiting. सानिया नवाज को समझ आ गई है? I need everyone's hand. I want to see. एक तरह की अटेंडेंस भी हो जाती है ना, सो तो नहीं रहे। जी, still missing some of you. इजाज, काशिफ, कोमल, मनाहिल, तौकीर ऑन होल्ड, एक और मीटिंग में मसरूफ हैं। So इजाज, काशिफ और तौकीर आर नॉट अराउंड, ऐसे ही है। एंड साथ, these four are not around. Ijaz, Kashif, Saad. So majority of you people understood why we need augmentation. Okay, मैं आज के लेक्चर कराने का मकसद या कुछ आइडिया देना इसलिए भी ज़रूरी है, इट्स नॉट नेसेसरी कि आपको मशीन लर्निंग की डिटेल का आइडिया हो। प्रॉब्लम इज़ लाइक दिस कि आपके जो नेक्स्ट प्रोजेक्ट्स अभी ऑफ़र होंगे उसमें you'll सी के टीचर्स will be expecting आपके इंट्रोडक्शन टू न्यूरल नेटवर्क और इंट्रोडक्शन टू डाटा माइनिंग के कोर्सेज भी अवेलेबल होंगे। तो अगर आप कहें कि आपने वो चीज़ अपने मोबाइल फ़ोन ऐप में ऐड अप करनी है तो हाउ इट कैन बी डन। ओके, जवेरिया और एनीवन फ्रॉम द एमएससी क्लास, प्लीज़ माइक अनम्यूट करें, जवाब दें। एनीवन फ्रॉम द क्लास, एमएससी की स्टूडेंट्स। जी जवेरिया, आप लोगों ने इंट्रोडक्शन टू न्यूरल नेटवर्क्स किया था अभी पिछले सेमेस्टर में? नो सर। आपके अभी जो 6 लोग रजिस्टर्ड हैं उनमें से किसी ने ऑफर सर हुआ? हमें ऑफर नहीं किया था इन्होंने, हमें सॉफ्टवेयर टेस्टिंग वाला करवाया था इन्होंने। अच्छा, तो इस सेमेस्टर में भी नहीं है?
नो सर, इसमें भी हमें ऑफर नहीं किया था। सो आई डोंट रिमेम्बर एग्जैक्टली कि ये ऑफर्ड है कि नहीं। ओके, ठीक है। सो यहाँ पे जस्ट ये आइडिया इसलिए दे रहे हैं कि आप लोगों को अपने प्रोजेक्ट में ये एक्सपेक्ट किया जाएगा कि अभी जो फाइनल ईयर प्रोजेक्ट 7th सेमेस्टर में आएगा उसमें टीचर्स विल बी एक्सपेक्टिंग कि इस तरह के भी प्रोजेक्ट आपसे करवाए जा सकते हैं। क्योंकि अगर अगर आपने देखे हो लास्ट सेमेस्टर के जो प्रोजेक्ट्स हैं जो अभी चल रहे हैं, और अगर आपने देखा हो जो डेमोज भी हुई थी यानी कि इस सेमेस्टर में फॉर द प्रीवियस ईयर, तो उसमें काफ़ी प्रोजेक्ट्स के अंदर ये वाली टेक्नोलॉजी इस्तेमाल हुई थी। So just making you have an idea about this API. Okay. जी मुदस्सर, carry on. Okay. जी मुदस्सर। ओके, तो डेटा ऑगमेंटेशन के बारे में बात हो रही थी। आवाज थोड़ी सी कम हो गई। हेलो, आवाज आ रही है लेकिन थोड़ी सी कम हुई है। हेलो सर, अभी सही है? वहाँ चलें जरा माइक आगे पीछे करके देख लें, लेकिन इट्स ओके। ओके, कैन गो ऑन। अच्छा, तो डेटा ऑगमेंटेशन के बारे में सर ने बता दिया कि मतलब ये कि डेटा ऑगमेंटेशन में ये कि आप उसको आप इमेजेस को डिफरेंट एंगल से उसको रोटेट करके डिफरेंट एंगल से उसको इमेजेस दे देते हैं कि मतलब कल को अगर कोई मतलब टेस्ट करते वक्त या मतलब ये कि रियल इन्वायरमेंट में वो डिफरेंट तरीकों से उसको इमेज दे देता है, उल्टा दे देता है, तो वो उसको भी रिकग्नाइज कर ले कि हाँ ये इस कैटेगरी से बिलोंग करता है। तो उसके बाद हम क्या करते हैं, मॉडल को मॉडल बिल्ड करते हैं। तो मॉडल में ये केरस जो है वो बहुत जो टेंसरफ्लो और केरस है बहुत इजी तरीके से आप क्या कहते हैं कि उसको लेयर को सिर्फ आप उसका नाम दे देते हैं कि हाँ ये मैंने लेयर यूज़ करना है। जैसे यहाँ पे रेलू ये लेयर यूज़ हुआ है या फ्लैटन लेयर यूज़ हुआ है, तो उसमें सिर्फ ये है कि आप उसको आर्गूमेंट में एक रेट दे देते हैं और उसको नाम दे देते हैं कि हाँ ये मेरा लेयर है, फर्स्ट लेयर में ये यूज़ कर लें, सेकंड लेयर में ये, थर्ड लेयर में ये, तो वो उसी को वो कर लेता है। अगर आप उसको फिर प्रिंट करते हैं तो वो आपको वो रिजल्ट भी देता है कि हाँ आपका लेयर ये इस तरह वो ट्रेन हो रहा है और ये इसकी वो है। तो फिर उसके बाद जो ट्रेन उसको मॉडल को ट्रेन करते हैं, इसमें काफ़ी ज़्यादा टाइम लगता है मॉडल को ट्रेन करने में। तकरीबन ये कि 4 to 5 आवर्स लिखते हैं ये सिर्फ 5 ईपॉक्स रन करने के लिए। अगर आप ज़्यादा इसको ज़्यादा ट्रेन करना चाहते हैं कि मतलब ये कि 10, 20 या 50 इस तरह, तो वो मॉडल और ज़्यादा ट्रेन हो जाता है, मतलब वो उसकी एक्यूरेसी और ज़्यादा हो जाती है। तो फिर उसके लिए आपने ज़्यादा ईपॉक्स पे उसको रन करना पड़ता है। उसके लिए तकरीबन फिर 1.5 डे या फुल डे फिर वो लगता है उसको रन करने के लिए, उस मॉडल को बिल्ड करने के लिए। उसके बाद मैट लैब में इसको इसकी परफॉर्मेंस चेक करने के लिए वो ये ग्राफ यहाँ पे शो हुआ है। फिर ओपन सीवी के थ्रू आप उसको रैंडमली कोई जो आपने उसको जो आपके पास इमेजेस हैं उन इमेजेस में से रैंडमली वो इमेजेस भी उठाता है और उसमें से वो लेबल्स भी उठाता है और फिर इसी मॉडल के थ्रू उसको उसको टेस्ट करने की कोशिश करता है कि हाँ आपने आपका रिजल्ट किस तरह आया है। तो आप सबसे पहला इमेज आप अगर आप देखेंगे तो उसमें ये कि उसने जो इमेज दी है उसको वो टोमेटो मोज़ेक वायरस की दी है और जो उसने रिजल्ट दिए रिजल्ट में उसने क्या दिए, टोमेटो येलो लीफ कर्ल का दिए और इसका कॉन्फिडेंस जो है वो 0.1% है जो कि बहुत ही कम है। और अगर आप ये तीसरा इमेज देखेंगे हेल्दी टोमेटो हेल्दी हेल्थी टोमेटो का उसने उसको इमेज दी है और उसने प्रिडिक्ट किया है कि ये हेल्थी टोमेटो है, जो कि उसने सही प्रिडिक्ट किया है और उसका कॉन्फिडेंस जो है वो 0.6 है। और जो मैंने मोबाइल में यूज़ किए तो काफ़ी जो इमेजेस का कॉन्फिडेंस वो 0.8 से लेके 0.9 या इस तरह 0.9 तक है।
तो इसमें बहुत सारी इमेजेस हैं, जिसका 5 to 6 इमेजेस हैं जो उसने उस पे ओपन सीवी ने उसको इमेजेस दी हैं रैंडमली, और उसको उसने टेस्ट किए मॉडल को। और जो नेक्स्ट जो स्टेप है उसमें ये कि अगर जो आपने मॉडल अभी ट्रेन कर लिए, उस मॉडल को आपने कन्वर्ट करना है किसमें, टेंसरफ्लो लाइट में। उसका सिंपल सा कोड है, अब लाइन नंबर भी नहीं है इसमें, तो सिंपल सा जो जो सबसे लास्ट वाला कोड है कंक्लूजन के सबसे ऊपर, ये कोड है 7 to 8 लाइंस ऑफ कोड है। उसमें ये है कि आपका जो मॉडल है वो आपको एक सिंपल एक फाइल दे देता है, जिसका आप कोई भी नाम रख सकते हैं। और जो इन माय केस मैंने जो नाम उसका रखा है प्लांट डिजीज मॉडल डॉट TF लाइट, इस नाम से आपने ये फाइल सेव कर लेना है अपने पास। तो जो नेक्स्ट फेज जो होगा, अगर आप उस पे आ जाएंगे स्लाइड्स पे, वो है डिप्लॉय मॉडल टू एन एंड्रॉयड ऐप। तो आप उसको एंड्रॉयड ऐप में डिप्लॉय कैसे करेंगे, तो जो स्लाइड नंबर 29 है, तो उसमें स्टेप्स दी हुए हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे कि आप ओपन एंड्रॉयड स्टूडियो आप ओपन करेंगे। जो आपके पास जो अगर आपके पास ऑलरेडी जो मेरे पास जो जो कोड है, अगर आपके पास ये कोड ऑलरेडी है तो आप उसको इंपोर्ट कर लेंगे उस प्रोजेक्ट को। और उस प्रोजेक्ट में आप सिंपल क्या कर लेंगे कि जो आपके पास जो आपका मॉडल है, जो आपने अभी लास्ट में जो आपने एक फाइल क्रिएट कर ली है, वो फाइल आप लेके उसके एसेट्स में, जो कि मॉडल के एसेट्स में जो एक डायरेक्टरी होती है उसमें एंड्रॉयड में एसेट के नाम से, उसमें आप वो उस फाइल को दे देते हैं, वो फाइल रख देते हैं। और उसके साथ ही टेक्स्ट फॉर्म में जो आपके पास लेबल्स थे, जो आपने मॉडल ट्रेन करते वक्त उसको प्रोवाइड किए थे, वो लेबल्स भी लेके आप अपने पास रख लेते हैं। और जो जो नेक्स्ट स्लाइड नंबर 31 है, उसमें क्या है कि ऐड टेंसरफ्लो लाइट टू द एंड्रॉयड ऐप। सो नंबर 1 क्या करते हैं कि आप डिपेंडेंसीज, जो अगर आपने कभी एंड्रॉयड ऐप बनाया हो, तो सबसे पहले जो मतलब जो भी न्यू चीज़ आपने डेवलप करनी होती है, तो उसमें आप उसके लिए डिपेंडेंसीज इंपोर्ट करते हैं। जो कि अगर आपने कोई जैसे जो डिपेंडेंसीज होती हैं वो लाइब्रेरीज टाइप होती हैं। तो जैसे org.tensorflow लाइट की लाइब्रेरी इंपोर्ट हुई है, ये है ग्रिडल build.gradle के फाइल में। ठीक है मुदस्सिर, इनको कुछ आइडिया है डिपेंडेंसीज का? एज फार एज रिमेंबर कि मैंने एक लेक्चर आखिरी जो दिया था उसमें ये डिपेंडेंसीज की हमने बात की थी। तो मतलब लाइक जैसे लाइब्रेरीज होती हैं, इस तरह डिपेंडेंसीज जी होती हैं। तो ठीक है। उसमें आप उसको ये सिंपल आपने एसिड्स की फाइल्स में ये मेरे पास अभी अगर आपको स्क्रीन शेयर हो रही है तो ये भी मैं फाइल्स भी दिखा सकता हूँ। तो यहाँ पे ये एसेट्स, या मैं इस तरह करता हूँ कि एक स्क्रीनशॉट लेके आप शेयर करता हूँ। तो चैट में मैंने एक इमेज शेयर की है। तो इस एसेट्स में आप उसको जो प्लांट अंडरस्कोर डिजीज अंडरस्कोर मॉडल डॉट लाइट, जो कि कोल लैब में मैंने एक मॉडल ट्रेन करके उसकी फाइल को एक्सपोर्ट किया था, अपने पास रखा था, तो वो फाइल आपने यहाँ पे उसको प्रोवाइड कर देनी है। और जो आपके पास जो लेबल्स हैं वो भी आप उसको आपने उसको दे देने हैं। फिर जो आपकी जावा की फाइल्स हैं, जावा की फाइल्स में भी
जो मेन एक्टिविटी होती है वहाँ पे आपने उसको उसका पाथ दे देना है कि आपका मॉडल का पाथ क्या है और आपकी जो कैटेगरीज हैं, जो आपके लेबल्स हैं, उनका पाथ क्या है। आपने सिंपल उनको वो पाथ दे देना है। वो स्पेसिफिक एक कोड है जो कि टेंसरफ्लो पे पड़ा हुआ है। वो कोड आपने लेके सिर्फ उसको रन कर देना है, तो वो मतलब उस मॉडल पे रन होके आपको रिजल्ट दे देता है और आपको बता देता है कि हाँ ये इसका रिजल्ट कितना, कॉन्फिडेंस कितना है, और इसकी क्लासिफिकेशन भी बता देता है कि हाँ ये जो इमेज है ये किस कैटेगरी से बिलोंग करती है। अब मेरे पास एप्लीकेशन तो है, लेकिन मेरे मोबाइल पे है और मैंने शेयर नहीं किया कहीं पे। अगर आप लोग अभी यूज़ करना चाहते हैं तो शेयर कर सकता हूँ एपीके आप लोग के पास आपके साथ। ये बात मुझे समझ नहीं है कि आप अभी शेयर कर सकते हैं या यूज करना चाहते हैं, क्या मतलब है इसमें सर? ये सर मतलब ये कि उसको टेस्ट कर सकते हैं। अभी भी एपीके मेरे पास पड़ी हुई। सही, एक मिनट हो। जी हाँ जी, सॉरी, इस वक्त डिपार्टमेंट से कॉल आ गई थी। जी मुदस्सिर। तो सर फिर शेयर कर लूँ यानी? क्या शेयर करना था? बीच में वो मैं कह रहा हूँ, इस वक्त मुझे डिपार्टमेंट से मुबशिर की कॉल आ गई तो मैं परेशान हुआ कि खैर करें कि अभी क्या हुआ है मसला, तो इसलिए आई हैव टू होल्ड। जी अब क्या कह रहे थे? सर मेरे पास ये एपीके पड़ी है, अगर आप अभी उसको टेस्ट करना चाहते हैं। बाकी तो एपीके प्रेजेंटेशन कैसे? उसके साथ डाटा सेट वगैरह भी चाहिए होगा ना? सर डाटा सेट मतलब ये कि वो टेस्ट करने के लिए इमेजेस हैं मेरे पास, वो भी पड़ी हैं। तो आप मोबाइल से कनेक्ट हो सकते हो अपने मोबाइल पे? ट्राई किए अपने? मैं मोबाइल के थ्रू होता हूँ। उस पे टीम्स इंस्टॉल्ड है? यस सर, ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है। यस। वहां से सर्च करके उधर से चला के दिखाओ, आई थिंक सो शायद वहां से चल जाए, क्योंकि मेरे पास तो यहाँ ये एंड्रॉयड स्टूडियो ऐसा आपको यानी कि स्क्रीन शेयर नहीं हो रही। इधर से अनशेयर निकल जाओ बाहर ताकि आपकी बैंडविड्थ
और या मोबाइल पे कनेक्ट हो जाओ डायरेक्टली, उस पे सारी चीज़ें ऑफ करके मोबाइल क्या कहते हैं वीडियो स्पीकर एंड एवरीथिंग ऑफ, जस्ट रन करके दिखा दो उसको, उधर से स्क्रीन शेयर करो फिर मोबाइल से। इस दौरान एनी क्वेश्चन फ्रॉम द स्टूडेंट्स? This is not part of this lecture, is not part of your course, okay, for the mobile application development. This is just for your knowledge के क्या हो सकता है मोबाइल फोन की ऐप बनाते हुए, okay, so you people should know at least कि क्या हो रहा है। जी सर इसमें अगर लिमिटेड इमेजेस होंगी सर, उसको तो हम मैन्युअली सर उसके हम डाटा क्लीन कर सकते हैं डाटा सेट में, लेकिन सर अगर नंबर ऑफ इमेजेस ज्यादा होंगी, फॉर एग्जांपल यानी 1000 में होंगे सर, फिर वो तो मैन्युअली नहीं हो सकती, जिस तरह प्लांट्स की तो पिक्स के मैनुअली अंदर नहीं, के बीच। जब आप जो लेबल डाटा सेट बनाते हैं ना, तो उसका मकसद ही यही होता है कि जैसे आप बच्चे को सिखाते हैं यार ABC, आपने छोटे बच्चे को सिखाना शुरू कर देते हैं, तो क्या होता है आप A बताते हैं, B बताते हैं और बताते हैं ये देखें ये शेप है A की, ये B की, ये C की, ये D की, और बच्चा उसको डिफरेंट तरीकों से देखता रहता है, तो उसको जहन नशीन हो जाता है कि अगर ये टेढ़ा होके भी A आएगा ना तो मुझे पता होगा कि ये A है। सो जो न्यूरल नेटवर्क का एल्गो है वो भी इसी तरह चलता है, ठीक है। आप इमेजेस देखते हैं, जैसे अभी मैं टमाटो की एग्जांपल बता रहे थे, आई वाज लुकिंग एट आप ये कहें कि एक रिसर्च वीडियो भी कल मैं देख रहा था, डेट इज कि एग्रीकल्चर के अंदर टमाटर का फार्म है, तो उसके अंदर उन्होंने एक मशीन बनाई है जो कि रियल टाइम के अंदर आपके वो मशीन है गाड़ी के ऊपर उसने रखी हुई है और टमाटर के बाग लटके यानी कि लगे हैं, और उनके दरमियान में वो ये जो आपके ग्रीन हाउस वाले सेटअप्स होते हैं उसके अंदर वो मूव करती है, और वो रियल टाइम में बता रही होती है कि इमेजेस यानी मूव करती है, और हर टमाटर के गुच्छे जो लटके हुए हैं उनके सामने से गुजरते हुए उनकी पॉइंट, एक तो वो आइडेंटिफाई करती है लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड टाइप, जैसे आपके रिलेटिव टू दैट ग्रीन हाउस, कि उसमें कौन सी जगह पे ये वाला जो गुच्छा लगा टमाटर नजर आ रहे हैं ये राइप है कि नहीं है, ग्रीन है, अगर हल्के ग्रीन है या बहुत ज़्यादा रेड है, और वो उनको आइडेंटिफाई करती है, और उसकी मशीन यानी कि वो इट्स लाइक मूविंग कार्ट, और उसके ऊपर ये सेटअप लगा हुआ है कैमरे के साथ, तो जब वो मूव करती है वो इस चीज़ को आइडेंटिफाई कर लेती है, क्योंकि वो बड़ी सिंपल सा और रियल टाइम के अंदर हो रहा होता है, क्योंकि उसने सिर्फ देखना है कितना रेड है, उसने किया हुआ था 1 से 12 के दरमियान उसने उस एल्गो के अंदर ये चीज़ फिट की है। 1 का मतलब है कि बिल्कुल राइप नहीं है, और रेड का मतलब जो बिल्कुल प्रॉपरली प्रिपेयर्ड टमाटर है वो रेड जो हुआ है वो डेटा उसको 12 देता है। अब वो डाटा जो है आपका वो ऑटोमेटिकली कैच करता है, और करते हुए पूरी मशीन एक यानी कि आधे घंटे में पूरी सेट उसमें घूम के ये इंफॉर्मेशन इकट्ठी करती है, कंप्यूटर सर्वर पे जाता है, और वहाँ पे उसके एनालिसिस करके द पर्सन हु हैव टू पिक द टोमेटोज, उसको आइडिया हो जाता है कि कहाँ से पिक करना, और एक दूसरी कैलकुलेशन ये होती है कि आज की तारीख में कितने % टमाटर जो है वो राइप हो गए थे, और प्लस चूंकि वो हर एक पॉइंट के अगेंस्ट वो गुजर रहा होता है, उसको ये भी पता चल रहा होता है कि किस टमाटर की जो राइपनेस है कितने अरसे में वो राइप हुआ है, जब वो बिल्कुल ग्रीन था यानी कि जब आपके छोटा सा था ग्रीन बनना शुरू हुआ है, और जब तक वो बड़ा होके पूरा राइप रेड हो गया है तो कितना टाइम लगा है। तो ये सारी कैलकुलेशंस वो सिर्फ क्या आप इस इमेज प्रोसेसिंग की मदद से कर रहा होता है। तो यहाँ पे भी जो अब हम एग्जांपल ये जो इनके मुदस्सिर का प्रोजेक्ट है, इट इज़ समथिंग लाइक दैट। अब वो बहुत सिंपल था, यानी कि ग्रीन से रेड के दरमियान कलर आइडेंटिफाई कर रहा है, और उसके अलावा उस इमेज को देखते हुए और कुछ भी नहीं कर रहा, ठीक है। जस्ट क्योंकि उस पूरे आप ये कहें कि उसमें सिर्फ एल्गो वाज सिंपल इनफ के पत्तों का वो नहीं देख रहा था, राउंड सी कोई चीज़ होगी और जो रेड होगी इट मीन्स इट इज़ द टोमेटो, इट इज़ अ टोमेटो, ठीक है। ग्रीन से रेड की तरफ वो जा रहा है, पत्तों को वो डिस्कार्ड कर देते हैं। दैट इज लाइक इस तरह का कोई सॉफ्टवेयर उसके पीछे एल्गो चल बना के आपने उसको टेक्निकली आपने उसको ट्रेन कर दिया होता है इस इमेजेस के साथ कि जो 1 लेवल का ग्रीन टमाटो होगा वो किस तरह का होगा, उस तरह के उसको 1000 इमेजेस दिखा दिए आपने सॉफ्टवेयर को। उसके बाद उसने जितने ज़्यादा इमेजेस आप इस तरह की ट्रेनिंग के लिए इस्तेमाल करते हैं, आपके ओवरऑल सॉफ्टवेयर का रिजल्ट उतना बेहतर होता है, उतना अच्छा होता है ओवरऑल। जब आप दोबारा उसको रियल फील्ड में लगा के उसको आप कहें कि सॉफ्टवेयर या सिस्टम को चलाना शुरू कर देते हैं। ये बात समझ आई? साथ आई थिंक दिस वाज साथ हु वाज आस्किंग द क्वेश्चन और एनीवन एल्स?
यस सर। जी, तो कुछ आइडिया हुआ जो मैं बता रहा था कहानी? यस सर। तो न्यूरल नेटवर्क्स की जो ट्रेनिंग है वो बेसिकली कहते हम यही है कि जो इंसानों के ब्रेन में जैसे चीज़ें ट्रेन होती हैं, डिफरेंट चीज़ों के लिए ट्रेनिंग होती है, उस मॉडल को फॉलो करते हुए ये ट्रेनिंग हुई है। जी, ऐप चला के दिखा दें मुदस्सिर, एपीके। जी मुदस्सिर, एपीके नहीं चली, स्क्रीन आ रही है सिर्फ मोबाइल की। एपीके चलाई है कि नहीं चलाई है? जी, नाउ दिस ऐप हैज़ बीन मेड, अगर मैं कहूँ तो वो उसने कहा कि सिलेक्ट अ फोटो, कि कैमरे ने उससे तस्वीर उतारी है किसी प्लांट के पौधे के पत्ते की, और उसके बाद या पहले से आपने तस्वीर उतार के रखी हुई अपनी गैलरी में, वहाँ से सिलेक्ट कर रहे हैं, और उसके बाद डिटेक्ट, आई थिंक सो दैट इज़ हाउ इट्स वर्किंग है मुदस्सिर, कि इसको डिजीज़ है कि नहीं है। आई डोंट नो रेट इसने डिफाइन किया, जैसे मैंने टमाटो की बात कर रहा था 1 से 12 तक राइप है कि नहीं, अगर डिजीज़ है तो उसकी सिवियरिटी लेवल क्या है, ऐसी कोई चीज़ थी? जी मुदस्सिर। मुदस्सिर की आवाज़ नहीं आ रही। सर आई थिंक उनका नेट का बहुत ज्यादा इशू होगा ना, बहुत कम नेट आ रहा है उनका। Let us wait a minute or two to see any response from Mudassir. मुदस्सिर, अगर आवाज हमारी आ रही है, आपकी नहीं हमारे पास आ रही है, कुछ चैट में ही बता दे। क्योंकि सर उनका माइक ही म्यूट है। म्यूट है तो सही, लेकिन हमारी आवाज तो आ रही होगी ना उन्हें। सो ओके, आई डोंट नो वो जब तक इसको लेके आते हैं दरमियान में या बताते हैं कुछ, तो एवरीबडी गॉट एन आइडिया अबाउट हाउ टू यूज दिस टेंसर फ्लो थिंग। I'm just saying it's not part of your course. It's a little bit, आप ये कहें कि अगर मेरे से कोई पूछे तो I would have discussed this thing in 8th semester, यानी कि डिटेल में, और ये बेसिकली इंट्रोडक्शन टू न्यूरल नेटवर्क्स डॉक्टर अयाज साहब जो हैं वो बेसिकली ये चीज़ इसका कोर्स पढ़ाते हैं। सो इफ़ यू नो दैट्स ए कोलैब, अगर गूगल को आप एक दफ़ा ट्राई करके देख लेते तो देन थिंग्स आर लिटिल बिट यू कैन से कि हेलो। हाँ जी, तो बट ठीक है यार, अब आपकी सॉरी मुदस्सिर, आपकी आवाज़ आना शुरू हो गई है। सो मैं जस्ट वाज ट्राइंग टू टेल देम कि इनको आइडिया होना चाहिए कि ये कैसे चलता है। तो इसके ऊपर कोई क्वेश्चन है अभी? बट दैट इज़ इट, आई थिंक सो दैट्स गुड इनफ फ्रॉम फ्रॉम टुडेज पॉइंट ऑफ व्यू कि यू पीपल हैव एन आइडिया कि हम मोबाइल ऐप के अंदर क्या क्या कर सकते हैं। जितना पावरफुल आपका कंप्यूटर होता है, प्रोसेसिंग पावर होती है, उतना ज़्यादा आप इसको अच्छा सोल्यूशन दे सकते हैं। और वो जो शुरू में इन्होंने कहा था कि 2 दिन लग सकते हैं, 1 दिन लग सकता है, इतने घंटे लग सकते हैं, तो जो कोलैब के ऊपर इंस्टॉलेशन आपके पास अवेलेबल है वो टेक्निकली इट्स अ डिस्ट्रीब्यूटेड टाइप सिनेरियो, कि जैसे हम मैन आवर्स की बात करते हैं कि 1 मैन आवर का मतलब है कि एक बंदा अगर प्रोसेस करता है इस चीज़ को तो उसको 1 दिन लगेगा।
1 घंटा लगेगा। अब अगर मैं कहूँ कि 9 मैन आवर्स की बात करूँ अगर, तो 9 मैन आवर्स का मतलब है कि 9 लोग अगर काम करते हैं इस चीज़ के ऊपर तो वो 1 घंटे में कर लेंगे, लेकिन अगर एक बंदा काम करता है तो उसको 9 घंटे लगेंगे। तो जो एल्गो है ये बेसिकली जब आप जीपीयूज वगैरह की बात करते हैं तो वो उसका काम ही यही होता है, जीपीयू का ग्राफिकल प्रोसेसिंग यूनिट, कि ये आपके काम को डिवाइड करके उसको आप मैक्सिमम यूटिलाइज कर सकते हैं, यानी कि आपका काम की जो एग्जीक्यूशन है वो ज़्यादा फास्ट हो जाती है। So that is something which will be in the coming, वो पहले आप ऑपरेटिंग सिस्टम्स को प्रॉपरली पढ़ लें तो उसमें ये चीज़, फिर उसके बाद ये आपकी, और ग्राफिक्स का कोर्स देखें तो उसके बाद ये चीज़ यू कैन से इन द कमिंग सेमेस्टर ये चीज़ फिर मच मोर क्लियरर होती है। सो एनी क्वेश्चन फ्रॉम टुडेज लेक्चर? तो ये आपने अभी इस पे काम उस तरह नहीं करना, इस पे इन जुलाई पेपर्स के बाद आप इसको एटलीस्ट ज़रूर कोलैब लिंक्स वगैरह इन्होंने शेयर कर दिए, उनको आप देख लीजिएगा और इनको जुलाई के महीने में ज़रूर इसके ऊपर, इवन इफ़ योर प्रोजेक्ट इज़ नॉट रिलेटेड टू दैट थिंग, यू शुड ट्राई इट आउट इन जुलाई अगस्त में। इसको ज़रूर ट्राई करिएगा ये वाली टेक्नोलॉजी, ठीक है। In the coming days basically it is revolving around this neural networks and deep learning, आपको कहीं ना कहीं इससे रिलेटेड कोई ना कोई काम करना पड़ सकेगा। ओके, जो हम डाटा साइंस की बात करते हैं, दो है ना, डाटा साइंस एंड एआई, तो दोनों में ये चीज़ इस्तेमाल होती है। सो एनी क्वेश्चन फ्रॉम द क्लास रिगार्डिंग इट? अस्सलाम वालेकुम सर, आई हैव अ क्वेश्चन फ्रॉम सर मुदस्सर जी सर। मैंने उनसे पूछना था कि जैसे वो बात कर रहे थे ट्रेनिंग और टेस्टिंग डेटा सेट की, तो उन्होंने ट्रेनिंग और टेस्टिंग जो है सेम डेटा सेट पे की है या उनकी कोई पर्टिकुलर डिस्ट्रीब्यूशन की है? जी बेटा, इसमें होता ये है कि इट इज़ उसकी डिस्ट्रीब्यूशन होती है। अगर मैं कहूँ ना कि मेरे पास 10,000 इमेजेस हैं, अगर मैं इसी एग्जांपल को देखूं तो मैं कहूँगा ओके इसके ऊपर मैं 9,000 को ट्रेनिंग के लिए लूँगा। इसका मतलब ये जो डाटा सेट होता है ये लेबल्ड है। ओके, दैट इज समथिंग विच यू हैव टू नो एक्सप्लिसिटली कि जो डाटा सेट है इट इज़ लेबल्ड। लेबल्ड का मतलब है यू आर एक्सप्लिसिटिंग सेइंग कि जैसे अभी ये इमेज आ रहा है, तस्वीर आ रही है, मैं विल से कि इसके ऊपर कोई डिजीज़ नहीं है। जो भी ये मुदस्सर की स्क्रीन आपके पास शेयर हो रही है, नो डिजीज, ओके, वी से के दैट इज, हमने इसको लेबल दे दिया नो डिजीज। अगर इसके ऊपर हल्का सा येलो होता तो मैं कहता इट इज से, ये जैसे येलो सा आया, ओके इसके ऊपर डिजीज है, कौन सी डिजीज है मैं उसके साथ उसका क्राइटेरिया भी दे सकता हूँ या आपके के लेवल भी बता सकता हूँ कि ये हल्का सा येलो है और उस डिजीज का नाम क्या है। तो दैट इज समथिंग विच वी कैन, इसको हम कहते हैं लेबलिंग। तो अगर मैं कहूँ कि मेरे पास 1000 ऐसे इमेजेस हैं जो कि लेबल्ड हैं एक्सप्लिसिटली, उनके साथ हमने बताया हुआ है कि ये इसमें डिजीज है या नहीं है। अगर मैं कहूँ बाइनरी क्लासिफिकेशन यस या नो के पर्सपेक्टिव से बात कर रहा हूँ, तो मैं उसमें से 1000 में से 900 जो होता है उनको मैं लेता हूँ फॉर ट्रेनिंग पर्पसेस, ठीक है, कि उसके ऊपर मैंने एल्गोरिदम को ट्रेन कर दिया कि उसको बता दिया कि ये क्या, अगर कोई डिजीज वाला आएगा तो इस तरह का होगा और बगैर डिजीज के होगा तो वो इस तरह का होगा। और फिर जो बाकी 100 है उनको मैं फिर अपने एल्गो को देता हूँ और एल्गो को फिर 1 बाय 1 टेस्टिंग के लिए देता हूँ कि एल्गो तो ट्रेन हो गया, अब मैं उसको वो एक एक इमेज देता हूँ बाकी 100 जो थे, और मैं उसको कहता हूँ बताओ भाई ये डिजीज है या नहीं है। तो फिर वो मुझे रिस्पॉन्स देता है, अपने ये एल्गो चला कि ये डिजीज है या नहीं है। तो मैं फिर अपने एल्गो के जब ये 100 के ऊपर जो रिजल्ट आया तो उसने मुझे बताया कि भाई 70 जो केसेस थे वो तो इसने सही डिटेक्ट किए, डिजीज के या बगैर डिजीज के वो तमाम इंफॉर्मेशन मेरे पास आ गई। तो मैं फिर उसके मुताबिक इसको कैटेगराइज करूंगा कि भाई ये कितना अच्छा एल्गोरिदम है या इसने कितना अच्छे तरीके से इसकी टेस्टिंग कि उससे मुझे पता चला कि एल्गो कितने परसेंट सही चल रहा है। सिंपली अगर मैं ये बात करूं 70% सही चल रहा है, ठीक है। अब वो 70%, बाकी 30% के केसेस ये हो सकते हैं कि हम इसको फिर फर्दर डिवाइड करते हैं कि ये बाइनरी क्लासिफिकेशन थी जैसे कि डिजीज है या नहीं है, तो उस केस में ये है कि भाई कितने परसेंट ऐसे थे जिसको डिजीज थी लेकिन इसने उसको नॉट डिजीज में कैटेगराइज कर दिया, और अगर जो नॉट डिजीज में कैटेगराइज कितने परसेंट थे जो असल में डिजीज थे। तो ये फिर हम अपनी कैलकुलेशंस देख के हम फिर बताते हैं कि हमारा एल्गोरिदम जो है ये कितना प्रोडक्टिव है। जी, आई डोंट नो, उस्मा वाज आस्किंग द क्वेश्चन।
यस सर सर आई अंडरस्टैंड योर पॉइंट, पर सर एक ओवरफ्लो और अंडर फिटिंग का कॉन्सेप्ट भी आ जाता है कि अगर हम लार्ज डेटा सेट पे ट्रेन करें तो ओवरफ्लो ओवर फिटिंग वाला आप हाँ जी, तो यू डोंट हैव टू वरी अबाउट दैट थिंग, ठीक है, फॉर टाइम एट दिस पॉइंट इन टाइम, ठीक है। ओके सर, आई जस्ट लास्ट क्वेश्चन जी सर, जो डेटा ऑगमेंटेशन की आपने बात की, उसके बाद जो आपने वो टोमेटो वाली एग्जांपल दिया उसकी राइटनेस की कि 1 से 12 तक लेवल होते हैं, तो हम उस चीज को डेटा ऑगमेंटेशन में ले सकते हैं ना कि बिसाइड रोटेशन थिंग ये चीज भी डेटा ऑगमेंटेशन में कवर होती है? देखिए हाँ, गुड क्वेश्चन। मैं आपको ये कहूँगा कि जिस तरह का आप एल्गो बना रहे हैं आपको किसी पर्पस के लिए चाहिए ना, आप ये तो नहीं कर सकते कि आपको अपना कॉन्टेक्स्ट नहीं पता। जब मैंने राइटनेस और उसकी कॉन्टेक्स्ट की बात की थी उसमें इट वर्कड आउट फाइन, उसमें ये चीज़ जो ऑगमेंटेशन वाली चीज़ है इसमें इतनी नहीं आएगी, लेकिन ये जो बिल्लियों वाली क्या, यू हैव टू आइडेंटिफाई फ्रॉम अ पिक्चर कि ये इस बिल्ली की तस्वीर है कि नहीं है, ठीक है, वहां पे ऑगमेंटेशन वाला जो डाटा सेट होगा दैट विल काउंट अ लॉट। यस सर, मेरी एक्चुअली मैं वहीं से क्वेश्चन राइज हुआ था जब वो कैट की पिक्चर आई थी, तो लाइक समटाइम ये भी हो सकता है कि कैट की पिक्चर अगर हमने डे में ली है तो उसके बैकग्राउंड में रोशनी है, पर उसी कैट की पिक्चर हम नाइट में लेते हैं तो उसका बैकग्राउंड जो है वो ब्लैक होगा, तो ऐसे में इट इज दैट सिस्टम जो कि आपने एल्गो है वो अपने आप को, जब ये न्यूरल कन्वोल्यूशन न्यूरल नेटवर्क की बात करते हैं वो अपने आप को ट्रेन करता है। तो अगर हमने जो तस्वीरें लेबल्ड तस्वीरें दी हैं उसमें रात वाली तस्वीरें भी ऐड की हैं और हमने बताया कि ये क्या है, तो क्योंकि इट इज डिपेंड्स ऑन द लेबल डाटा। अभी ये कोई 3-4 साल पहले हमने एक प्रोजेक्ट किया था, एमफिल का था वो, दैट वाज रिलेटेड के हमने हमारे पास ये स्नो लेपर्ड कंजर्वेशन लैब की तरफ से ये चीज़ आई थी कि उनका तस्वीरें ऑटोमेटिकली उन्होंने हिमालयस में जगह जगह कैमरेज लगाए हुए हैं कि जैसे उसके सामने से कोई चीज़ गुजरती है वो कैमरा 1 सेकंड के अंदर 3 तस्वीरें उतार लेता है। अब वो मूवमेंट बहुत दूर भी हो सकती है, बहुत करीब भी हो सकती है। अब दे जस्ट वांटेड कि हमें, और उनको पता है ये कौन से लैंग्वेज किस जगह पे लगा, लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड एवरीथिंग इज देयर, दे वांटेड नो के जस्ट कि किस वक्त उसके ऊपर जब तस्वीर उतरती है टाइम और डेट भी आ जाती है एवरी डिटेल ना, दे वांटेड टू नो कि इसके इन तस्वीरों में से स्नो लेपर्ड का किन तस्वीरों में है। अब वो मैनुअली ये काम कर रहे थे एंड इट टर्न्ड आउट टू बी वेरी हेक्टिक, क्योंकि आप कहें कि वो 40 दिन के बाद जाके वो उधर से वो डाटा सेट उठाते थे उस कैमरे में से जो तस्वीरें उतरी होती थी। तो हमने फिर उनको एक किस तरह का इसी तरह का सॉफ्टवेयर बना के दिया, बट नॉट मोबाइल बेस, वो बेसिकली डेस्कटॉप बेस था। उसको ट्रेन किया जो उनके पास तस्वीरें थी ऑलरेडी कि स्नो लेपर्ड किस तरह का होता है, दिन हो रात हो उसके, दैट वाज अ लेबल्ड थिंग। बैकग्राउंड क्या है, दिन के वक्त बर्फ के अंदर वो कैसे अपने आप को कैमोफ्लाज करता है, कई जगहों पे दरख्त पीछे है, कई जगहों पे पीछे पहाड़ियां हैं जिसमें कैमोफ्लाज्ड होता है, तो हाउ टू, और कभी ये होता है कि वो एकदम कैमरे के सामने आता है, तो कैमरे में के सामने आता है तो सिर्फ उसका नाक आ रहा है, आंखें भी नहीं आ रही, कहीं पे सिर्फ उसकी दुम आई है कैमरे के आगे, कहीं पे एक से ज्यादा स्नो लेपर्ड्स थे, यानी कि पूरी फैमिली, माँ है और साथ 2-3 बच्चे हैं, वो साथ मूव कर गए एकदम, वो तस्वीर आई। तो ऑल दोस वाज लेबल्ड डाटा। तो उसके बाद फिर क्योंकि उनका जो रिक्वायरमेंट थी, दे जस्ट वांटेड टू सेपरेट द स्नो लेपर्ड पिक्चर्स फ्रॉम द होल सेट ऑफ पिक्चर्स। तो बाद में हमने उसके ऊपर एक और थोड़ा सा काम भी किया, तो फिर हमने उसमें से हर कुछ 6 किस्म के और जानवर भी आइडेंटिफाई करके उनको दिए। ये बात समझ आई? इट डिपेंड्स कि आपको किस तरह के काम के लिए अपना एल्गो को ट्रेन करना है। जी उस्मा। यस सर, नाउ क्लियर। ठीक है जी। एनी अदर क्वेश्चन? ओके डन। टुडेज लेक्चर वाज फायदा हुआ कुछ? जी मुझे से यू कैन लॉग आउट, यानी कि आप अनशेयर कर लें बेशक, इट्स ओके। जी जी, इजाज इज बैक और नॉट? इजाज कहाँ पे बैठे हुए हैं, आवाज नहीं आ रही? तो टेक्निकली तो पिंडी में ही होती है। हाँ बीच में मैं कह रहा था रेज योर हैंड्स और आपकी तरफ से हाथ नहीं खड़ा हुआ था। चलिए ठीक है, ओके
everyone good? ठीक है, we can leave. You people have some idea now today about के how we can use this TensorFlow thing. और आज के लेक्चर का एक जो मज़े की चीज़ जो अच्छी, it was I was not expecting कि ये भी बताएंगे. It was basically कि आपने इसको अगर गूगल की साइट पे कोलैब की मदद से अपने एल्गो को कैसे टेस्ट करना है. So that also you have got the link, you can work it out and you can see that code and how things are working. लेकिन again बात वही है जैसे मैंने अभी उस्मा के सवाल का जवाब दिया था कि it depends कि आपको context पता होना चाहिए कि आपके पास problem क्या है जिसको solve करना चाह रहे हैं आप. That is the most important thing. First you have to understand the problem जिसके लिए आप सॉफ्टवेयर बनाने जा रहे हैं. तो इसलिए वो जो स्पेसिफिकेशन या वो बार बार मैं कहता हूँ उस चीज़ के बारे में यू शुड बी वेरी क्लियर बिफोर स्टार्टिंग द प्रोग्रामिंग और बिफोर स्टार्टिंग और डिज़ाइनिंग अ सॉल्यूशन फॉर द प्रॉब्लम. यू हैव टू अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम फर्स्ट. ठीक है एवरीवन? जी तौकीर, भूरल, ओके. भूरल इज इन द हॉस्टल, इसलिए मैं पूछ रहा था कि उसको आवाज़ आ रही है कि नहीं. और स्टिल नॉट बैक.